हाय फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। क्या करें दोस्तों, रोजी रोटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और हमारा बिजनेस तो गर्मी का ही है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी होने की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज थोड़ा टाइम निकाल करके वीडियो बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको रेगुलर मिले। और वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। हमारे वीडियो बनाने का फ़ायदा तभी होगा या आपके देखने का फ़ायदा तभी होगा जब वो वीडियो को पूरा देखेंगे। मेरा टेक्निकल वीडियो होता है और उसमें एंड तक कुछ ना कुछ काम की बात ज़रूर बताई जाती है। तो पिछली वीडियो में आपने जैसे अमोनिया के बारे में देखा था कि अमोनिया के बारे में हमने डिटेल में बात किया था, ऐसे ही आज हम नाइट्राइट के बारे में, जो अमोनिया का दूसरा फॉर्म होता है। जब अमोनिया कन्वर्ट होता है तो पहले चक्कर में तो वो नाइट्राइट ही बनता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो कितना नुकसानदेह हो सकता है और उसके क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए कि ना बने, और बन जाए तो कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसका जो ये केमिकल फार्मूला होता है NO2, शायद गलत लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए, ये नाइट्रेट नहीं बल्कि नाइट्राइट है। नाइट्राइट NO2। तो दोस्तों, नाइट्राइट भी अमोनिया की तरह ही फिश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि जितने परसेंट अमोनिया नुकसानदायक है उतने ही परसेंट नाइट्राइट भी आपकी फिश के लिए नुकसानदायक होगा। और जो लोग बाग वीडियो बना रहे हैं या बता रहे हैं तो सिर्फ अमोनिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि आपको नाइट्राइट के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप अमोनिया के ऊपर देते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो फॉर्म होता है नाइट्रेट का, वो नुकसानदायक नहीं होता है। वो आपके टैंक में अगर 200 ppm तक भी पहुंच जाए तो भी नुकसानदायक नहीं होगा। तो कारण क्या है, नाइट्राइट बनने के कारण क्या है? लेस एयरेशन, यानी कि अगर आपके टैंक में एयरेशन कम है तो नाइट्राइट बनेगा। दूसरा रीजन अनएरोबिक जोन, जैसे अनइवन, जैसे लट्टू अपने एयर स्टोन लगाते हैं तो अगर टैंक में बराबर नहीं लगे हुए हैं, आपने बराबर दूरी पर नहीं लगाए हुए हैं, कहीं नज़दीक लगा दिए, कहीं दूर लगा दिए, कहीं पर पानी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो होगा क्या कि वहाँ पर अनएरोबिक जोन बनेगा, यानी बिना हवा के क्षेत्र, बिना हवा का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर आपका ये नाइट्राइट पैदा होगा। तीसरा कारण है स्लज अक्यूमुलेशन, यानी कि स्लज अगर बैठ रहा है टैंक के किसी भी कोने में तो स्लज के अंदर तो एयरेशन पहुंचेगा नहीं, तो वहाँ भी आपका नाइट्राइट क्रिएट होगा। और वही क्रिएट कर अनएरोबिक जो पॉकेट्स, जब स्लज वहाँ पर ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा तो पता ही है कि आपको अनएरोबिक पॉकेट्स क्रिएट होंगे और वहाँ पर मछली के लिए दिक्कत हो सकती है। और अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। मतलब कि अगर आपके पास किट नहीं है, जैसे कि किट की याद आई तो मैं दिखा देता हूँ। ये किट होती है इसकी चेक करने के, नाइट्राइट NO2 API की है ये। तो नाइट्राइट टेस्ट करने की ये किट होती है इस टाइप की। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा, अभी आपको थोड़ा लक्षण बता दूँ कि इसके क्या लक्षण होते हैं। ये होता क्या है कि जब NO2 एक स्तर से ऊपर बढ़ने लगता है तो मछली की रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त संचार में काफ़ी मदद करता है, उसको मीथाग्लोबिन में बदल देता है, मीथामोग्लोबिन। ठीक है, और सांस लेने की प्रक्रिया को बाधित करता है। ठीक है, और खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जब खून में ऑक्सीजन की कमी होगी तो पता ही आपको क्या होगा। तो इसी कारण से ब्राउन ब्लड डिजीज़ और बाद में फिन रॉट, गिल डैमेज और आपका लीवर डैमेज, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप देख ही रहे हैं ये बीमारियाँ, ब्राउन ब्लड डिजीज़, फिन रॉट, गिल डैमेज, लीवर डैमेज, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियाँ उसमें पैदा होने लगती है। अब आँखों से देख करके आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी नाइट्राइट की प्रॉब्लम है या नहीं है? तो होता क्या है कि शुरुआती लक्षण में मछली को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है।
तो वो क्या होता है कि वो सतह के ऊपर आकर के मुंह खोल करके बहुत तेज़ी से मुंह खोलेगी, गिल अपना जो गिल होता है उसका फेफड़े वो ऐसे 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 चलते रहेंगे। वो देखिएगा अगर तेज़ी से चल रहे हैं तो इसका मतलब नाइट्राइट आपके टैंक में बना हुआ है और मछली को तकलीफ़ हो रही है। ठीक है। और प्रभावित मछलियाँ जो होती है वो सतह के ऊपर आ जाएगी और ऐसे लगेगा जैसे आसन लगा रखी है सिर ऊपर करके। जैसे अगर कैट फिश होगी तो पानी के ऊपर लटकी मिलेगी आपको, एक जगह झुंड 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 के झुंड लटके मिलेंगे, समझ लीजिए कि नाइट्राइट की प्रॉब्लम है। और अगर रोहू कतला होगा तो उसके गिल्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से चलते हुए मिलेंगे और सतह के ऊपर तैर रही होगी। तो एक तो ये ऑक्सीजन के चलते भी होता है और दूसरा होता है नाइट्राइट के चलते। तो वो आपने अपनी टैंक के पोजीशन के साथ थोड़ा सा देखना है, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप पकड़ भी लेंगे इन चीज़ों को कि क्या कमी हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों बाकी हम बात तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं टॉलरेंस लेवल, अब नाइट्राइट का एक स्तर तक कितने स्तर तक खतरनाक हो सकता है इसके बारे में थोड़ा ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है और ये मेरा खुद का जो अंदाज़ा है। ठीक है। रोहू 0.5 ppm, कतला 0.25 ppm, कॉमन कार्प 1 ppm। ठीक है। IMC में जो ये 3 वैरायटी है ये इतने लेवल तक टॉलरेट कर सकती है। ठीक है। कैट फिश में पंगास 2 ppm और मांगुर 2 ppm तक। ठीक है। तो इसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इससे स्तर ज़्यादा आ रहा है, आपकी मछली कौन सी है उसके अनुसार अंदाज़ा लगाइए। अगर IMC पाल रहे हैं तो आप इससे ऊपर न जाने दें। ठीक है। कॉमन कार्प 1 ppm तक बर्दाश्त कर सकती है, उसके ऊपर उसको तकलीफ़ होगी और बाकी पंगास मांगुर 2 ppm तक इसको झेल सकती है। अब देखते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं तत्काल में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बायोफ्लोक में नमक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वो यही कारण है नाइट्राइट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो अगर आपका जैसे IMC है तो 1 ppm 1 ppt, ppm नहीं ppt का मतलब होता है पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है। 1 ppt का स्तर आप मेंटेन करके रखिए तो अगर नाइट्राइट का लेवल थोड़ा ऊपर भी चला जाता है तो मछली को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। ठीक है। और अगर कैट फिश है तो 3 ppt तक आप रख सकते हैं, वो झेल सकती है और उनके बैक्टीरिया भी झेल सकते हैं। 3 ppt से अगर ऊपर बढ़ता है नमक तो वैसे ही अपने आप में ही प्रॉब्लम खड़ी करने लगेगा। ठीक है। तो और 3 ppt तक कोई प्रॉब्लम इन कैट फिश को नहीं होगी और इनको 1 ppt। ठीक है। यानी कि 1000 लीटर में 1 किलो नमक अगर आप डालते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 1 ppt होता है वो। ठीक है। इसका भी सैलिनिटी टेस्टर वगैरह आते हैं, अभी हमारा पहुंचा नहीं है, नहीं आपको दिखाता मैं। अभी हमारा शायद आज या कल सैलिनिटी मीटर डिजिटल वाला आ जाएगा तो आपको दिखा देंगे किस टाइप से उसे चेक करते हैं और कैसा होता है वो। तो ये तो हो गया टॉलरेंस और आपको बता दिया कि मैंने देखिए नमक ही इसमें ज़रूरी नहीं है कि नमक से ही आपका कंट्रोल हो जाए, कैल्शियम भी ज़रूरी होता है। ठीक है। नमक के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कैल्शियम भी हो, इसीलिए चूना का प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे अब कि आप समझते होंगे कि सिर्फ pH को मेंटेन करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है या CaCO2 का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो आपके नाइट्राइट को कंट्रोल करने में सहायक होती है। ठीक है। तो नमक और कैल्शियम ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, एक लेवल तक मेंटेन करके रखना कि आपका नाइट्राइट का स्तर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो मछली को तकलीफ़ ना हो। ठीक है। अब समझ गए हो कि नमक हम क्यों डालते हैं, कैल्शियम क्यों डालते हैं। तो मैं तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट ही बात करता हूँ, फालतू बातें करने की मुझे आदत नहीं है। तो ये सब हो गया। अब तो दोस्तों ये वो नाइट्राइट टेस्ट किट है जो मैंने बताया था कि आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैं। ये API की है और मेरे पास तो काफ़ी पहले आ गई थी ये और 750 रुपये की मुझे पड़ी थी, आपको शायद 780 या 90 की मिलेगी। अभी रेट अप डाउन होते रहते हैं, आजकल थोड़ा सा शायद बढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये एक ही सॉल्यूशन आता है, इसको चेक करना भी आसान है क्योंकि एक सॉल्यूशन है
और ये इस टाइप का एक आता है टेस्ट करने के लिए। इसमें आप मछली के टैंक का पानी ले लीजिए थोड़ा सा, और इस चार्ट से, जो चार्ट साथ में दिया हुआ है, इसे मिलाना है। इसमें 5 बूंद डालेंगे। जब ये सॉल्यूशन 5 बूंद डालेंगे तो जो भी कलर आता है 10-12 सेकंड के बाद उसको इसका मैच कीजिए। इसमें लेवल दे अभी है, जो भी है 4-5 मिनट तक उसको हिला करके और सेटल होने दीजिए, ओरिजिनल कलर आ जाएगा। इसमें देख रहे हैं 0 ppm, 0.5 ppm, 0.25 ppm वगैरह के बने हुए हैं, 1, 2, 3 तक। तो जो भी चार्ट का लेवल है उससे मैच कीजिए और आप समझ जाएंगे नाइट्राइट है कितना। लिंक के लिए काफ़ी लोग मुझे मतलब कमेंट करते हैं, तो मैं इसका लिंक पहले ही डाल दूंगा वीडियो के नीचे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ढूंढ करके उस पर देख सकते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और 1-2 पीछे भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उसका लिंक डालिए, तो उसके भी लिंक अब हमने डाल दिए हैं। तो आप उनको हमारे वीडियो के नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये तो था नाइट्राइट के बारे में। अब अपने टैंकों के पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हमारे टैंक अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं रिपेयरिंग वगैरह करके। उनमें असल में हमें इपॉक्सी पेंट करने में बहुत टाइम लग गया। एक तो जहां हम रहते हैं वहां आसपास में इपॉक्सी पेंट ही नहीं मिल रहा था। 1 सप्ताह तक हमें पेंट ढूंढने में ही लग गया। पेंट लेके आए तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो लोकल थिनर के साथ में काम ना करे। अब फिर गए वहाँ तो ब्रांडेड थिनर लेके आए, फिर उसके साथ में आधा पेंट तो हमारा पहले ही बर्बाद हो गया था। फिर तो कामयाब हुआ, फिर दोबारा पेंट लेके आए। इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम आई हमें पेंट करने में। खैर कोई नहीं, हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है और आजकल में हम आपको पानी भर के और दिखाते हैं। बाकी एक आउटलेट आपको मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि एक नए डिज़ाइन का हम आउटलेट बताएंगे, तो हो सकता है उसकी वीडियो आपको आज शाम को ही मिल जाए या कल तो निश्चित ही मिल जाएगी। उसका हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह से वो आउटलेट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो विदा लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये कहना क्या है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।